अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अर्शिया खालिद बायोलॉजी के चौथे प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज का प्रोग्राम सेल डिवीजन पर मबनी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने पिछले प्रोग्राम थ्योरी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिस के बकिया हिस्से के अमली काम का जिक्र करेंगे। इसमें हम एक एनिमल और प्लांट्स की स्लाइड्स का मुशाहिदा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बायोलॉजी लैब चलते हैं, जहां मिस सायरा खुर्शीद अमली काम की रहनुमाई कर रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं वो है अनियन सेल्स के बारे में। इसके लिए आपको जो है ये एक अनियन चाहिए होगा। इसके खुश्क छिलके जो है वो आप उतार देंगे और अंदर से नम वाले छिलके की झिल्ली जो है वो आप उतारेंगे। इसके लिए हमें स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप, ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन और पानी। इसके अलावा हमारे पास ये एक अदद कैंची है। इस कैंची की मदद से आप झिल्ली को यानी कि प्याज की झिल्ली को छोटे टुकड़े में काट कर स्लाइड पर रख लेंगे। तो ये कैंची जो है वो इसलिए इस्तेमाल होगी। जब आपकी स्लाइड तैयार हो जाएगी तो उसको देखने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारे पास माइक्रोस्कोप है। अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो आप प्याज के ये जो ऊपर खुश्क छिलके लगे हुए हैं इनको आप उतार लेंगे। इसके लिए आपकी कवर स्लाइड जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्लाइड पे पानी का ड्रॉप जो है वो आपने पहले से डाल के रखा होगा। पानी का ड्रॉप डालने के बाद आप उसके ऊपर जो झिल्ली आपने उतारी है उसको रख लेंगे और इसको आप कैंची की मदद से जो है वो काट लेंगे। ये हमारे पास प्याज की झिल्ली आ गई है, ठीक है। इसके ऊपर आपने पानी का ड्रॉप जो है वो पहले से डाला हुआ था। अब इस झिल्ली के ऊपर जो है वो आप आयोडीन सोल्यूशन का एक ड्रॉप जो है वो डाल देंगे। किसकी मदद से डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप? ड्रॉपर। ठीक है, ये देखिए हमने इसके ऊपर जो है वो आयोडीन सोल्यूशन का जो है वो ड्रॉप डाल दिया। आपने इसको कवर स्लिप से जो है वो कवर करना है और आपकी कवर स्लिप जो है वो भी साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं। ये कवर स्लिप को रखते हुए आपने जो है वो एहतियात करनी है। इसको एहतियात के साथ आपने स्लाइड के ऊपर रखना है ताकि उसके अंदर हवा के बुलबुले ना बन सकें, ठीक है। क्योंकि अगर उसके अंदर हवा के बुलबुले बन जाएंगे तो आपको अनियन सेल्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ सकेंगे। ये हमारी स्लाइड जो है वो अनियन सेल्स की अब तैयार है। इसको देखने के लिए मैंने आपको किस चीज़ का नाम बताया था? माइक्रोस्कोप के अंदर। ये मैं आपको माइक्रोस्कोप में लगा के दिखाती हूँ, फिर आप वन बाय वन देखते जाइएगा। अब आप इसको एक एक करके देखते जाएं। अभी हमने अनियन सेल की स्लाइड का मुशाहिदा जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर किया है। अब आप इस इमेज को देखते हुए अपनी नोटबुक पे जो है वो अनियन सेल्स की डायग्राम बनाएं। अब हम अपने अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा हैवानाती खुलिये से मुताल्लिक है। इस प्रैक्टिकल से आपको हैवानाती खुलिये की ज़्यादा अच्छी वजाहत हो जाएगी और इस प्रैक्टिकल का ताल्लुक़ हमारे चीक सेल से है। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले इसके लिए हमें स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप, ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन, टूथपिक्स और पानी। तैयारशुदा स्लाइड का मुशाहिदा करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। अब हम अपने चीक सेल के प्रैक्टिकल का आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्लाइड लें और स्लाइड लेकर उसमें ड्रॉपर की मदद से आयोडीन सोल्यूशन के 2 ड्रॉप्स डालें। इसके बाद आप टूथपिक की मदद से अपने चीक्स में से थोड़ा सा मवाद निकालें। जी आसिम, ये हमारे पास चीक्स में से निकला हुआ थोड़ा सा मटेरियल आ गया है। इसको आप
स्लाइड पे डले हुए आयोडीन सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप कवर स्लिप से कवर करते हुए आपने जिस बात का ध्यान रखना है उसमें ये है कि इसमें एयर बबल्स ना बनने पाएँ। हमारे पास ये चीक सेल की स्लाइड अब तैयार है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इसका मुशाहिदा कर लेंगे ताकि आपको चीक सेल ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। जी, अब आप इसको 1 बाय 1 देखते जाएं। अभी आपने चीक सेल की स्लाइड का मुशाहिदा माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया। चलें अब आप इसकी डायग्राम अपनी कॉपीज़ पे बनाएं। अब हम सेल डिवीजन की तरफ आते हैं। किसी भी जानदार की ज़िंदगी का इन्हिसार इसकी नस्ल के बढ़ने पर है, और वो अमल जिसके ज़रिए किसी जानदार की नस्ल बढ़ती है अफजाइश नस्ल या रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसकी बुनियाद सेल डिवीजन पर है। सेल की इब्तिदा से लेकर इसके डॉटर सेल में तकसीम होने तक सेल में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियाँ सेल साइकिल कहलाती हैं, और सेल साइकिल को 2 बड़े मरहलों में तकसीम किया जाता है। आइए देखते हैं। इंटरफेस ये वो मरहला है जिसके दौरान सेल तकसीम नहीं हो रहा होता, लेकिन इसमें बहुत सी तब्दीलियां हो रही होती हैं। इसी दौरान क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन होती है, यानी एक क्रोमोसोम लंबाई में 2 क्रोमेटिड्स में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीजन ये वो मरहला है जिसके दौरान एक सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीजन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मायोसिस। अजीज़ तलबा, माइटोसिस में ज़ायगोट से लेकर बलूगत तक तमाम जानदार अमूमन माइटोसिस के ज़रिए ही जिसामत में बढ़ते हैं। इसमें सेल की तकसीम कुछ इस तरह से होती है कि दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के बराबर होती है। पौधों और जानवरों के जिस्म के तमाम हिस्सों की नशोनुमा माइटोसिस के ज़रिए ही होती है। इस तरह नए सेल्स बनते रहते हैं और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते रहते हैं, मसलन रेड ब्लड सेल्स का बनते रहना, और जिस्म के किसी हिस्से पर अगर चोट लग जाए तो पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स का बनना वगैरह। माइटोसिस के मराहिल कुछ इस तरह से हैं, आइए देखते हैं। प्रोफेज इस मरहले में क्रोमोसोम्स की लंबाई कम हो जाती है और मोटाई में इजाफा हो जाता है, और असल लंबाई का 5वां हिस्सा रह जाती है। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। हैवानी सेल में सेंट्रियोल के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो हरकत करके सेल के 2 ऑपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं। उनमें से चारों तरफ एस्टर फाइबर्स निकलते हैं जो दरमियान में एक दूसरे से मिलकर स्पिंडल बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स और एस्टर्स मिलकर माइटोटिक एपरेटस कहलाते हैं। याद रखिए, हायर प्लांट के सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसलिए उनमें साइटोप्लाज्म से ही स्पिंडल नमूदार होती है। अब क्रोमोसोम्स स्पिंडल पर बिखर जाते हैं। गौर करें कि अब क्रोमोसोम 2 धागानुमा साख्तों पर मुश्तमिल है जो जिसामत में छोटे और मोटे हैं। इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसके दरमियान में एक छोटी सी साख्त है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इस जगह दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं। मेटाफेज इस मरहले में क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर स्पिंडल के दरमियान में इक्वेटोरियल प्लेट पर जुड़ जाते हैं। स्पिंडल का दरमियानी हिस्सा जो ज्यादा चौड़ा होता है इक्वेटोरियल प्लेट कहलाता है। एनाफेज अब स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ने और छोटे होने लगते हैं।
हर क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और इस तरह दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के सिकुड़ने पर मुखालिफ समतों में अपने अपने पोल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह क्रोमोसोम्स का एक सेट एक पोल की तरफ सफ़र करता है और दूसरा सेट दूसरे पोल की तरफ सफ़र करता है। टीलोफेज ये आखिरी मरहला है। इस दौरान क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब इनकी कॉइलिंग ख़त्म हो जाती है और ये वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देते। इनके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और इनके अंदर न्यूक्लियोलाई फिर से नमूदार हो जाते हैं। आपने देखा कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट न्यूक्लियस में थी। अभी आपने माइटोसिस के मुख्तलिफ मराहिल का मुताला किया। न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम भी होती है। इसे साइटोकिनेसिस कहा जाता है। ये अमल कैसे होता है, आइए देखें। साइटोकाइनेसिस पौधों के सेल्स में दरमियान में एक सेल प्लेट बनती है जो सेल्यूलोज ग्रेन्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ती है और एक सेल 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है। हैवानात में साइटोप्लाज्म की तकसीम फरोइंग के ज़रिए होती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ दबते हुए साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस तरह 2 आज़ाद सेल्स वजूद में आते हैं। माइटोसिस में एक सेल से 2 नए सेल्स बनते हैं जो हूबहू अपने पेरेंट सेल जैसे होते हैं। इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की वही तादाद होती है जो इनसे पहले वाले पेरेंट सेल में थी। अब हम अमली काम के मुशाहिदे के लिए बायोलॉजी लैब चलते हैं, जहां मिस समरीन मुख्तलिफ मॉडल्स और अनियन की रूट टिप के स्लाइड से माइटोसिस के मराहिल की मज़ीद वजाहत करेंगी। तो आइए चलें। सबसे पहले माइटोसिस ज़ाइगोट से लेकर मैच्योरिटी तक तमाम जानदार माइटोसिस के ज़रिए बढ़ते हैं। इसमें सेल की तकसीम इस अंदाज से होती है कि डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर रहती है। इसको मज़ीद 4 फेजेस में तकसीम किया गया है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। अब हम इन तमाम फेजेस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सेल का मॉडल। ये आप देख रहे हैं एक सेल जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम्स। अब हम प्रोफेस, अर्ली प्रोफेस, जैसे कि आप देख रहे हैं अर्ली प्रोफेस में क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई में कमी और मोटाई में इजाफा होता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर स्पिंडल बनाते हैं। ये अर्ली प्रोफेस की डायग्राम है। अब हम लेट प्रोफेस देखते हैं। अब ये जो मॉडल है ये है लेट प्रोफेस का। जैसे कि आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स मोटे हो चुके हैं और इनकी लंबाई में भी कमी हो चुकी है कंडेंसेशन की वजह से। सेंट्रोसोम्स स्पिंडल बना रहे हैं। ये थी लेट प्रोफेस। अब हम माइटोसिस की डिफरेंट स्लाइड्स देखते हैं ताकि आपको डिफरेंट स्टेजेस मज़ीद वाज़ेह हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ग्रे कलर की आपको नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स ज़्यादा विजिबल हो गए हैं कंडेंसेशन और कॉइलिंग के बाद। इसके अलावा जो प्रोफेस में इवेंट होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन के बाद इस तरह आपको नज़र आएंगे। अब आप अपनी कॉपीज़ पे इस फेस को ड्रॉ कर लें। अब हम दूसरी सेल डिवीजन यानी मियोसिस का जिक्र करते हैं। ये तकसीम जानदारों में जिनसी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है और सिर्फ तौलीदी अज़ा में ही होती है। मसलन पौधों में स्पोर्स बनाते वक्त स्पोरेंजियम में और जानवरों में गैमेट्स बनाते वक्त गॉनेट्स में।
आइए अब हम मियोसिस के मराहिल का जिक्र करते हैं। मियोसिस 2 डिवीजन यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पर मुश्तमिल है और हर डिवीजन के 4 मराहिल होते हैं। आइए बिन मराहिल को समझते हैं। प्रोफेज 1, इस दौरान क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग का अमल जारी रहता है। इस अमल की ख़ास बात साइनेप्सिस है, जिसके दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स लंबाई के रुख बिल्कुल आमने सामने आकर जोड़े बनाते हैं। हर जोड़ा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है। इस मौके पर बाज़ जगह इन क्रोमोसोम्स के बाज़ हिस्सों का बाहमी तबादला होता है। आखिर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं। सेल के दरमियानी हिस्से में स्पिंडल बनती है और क्रोमोसोम स्पिंडल पर बिखर जाते हैं। यहाँ माइटोसिस की तरह से माइटोटिक अपैरेटस बनता है। मेटाफेज 1, माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी तमाम क्रोमोसोम्स इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं और उनके सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट्स की शक्ल में इक्वेटर पर तरतीब पाते हैं। एनाफेज 1, इस दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ते हैं और क्रोमोसोम्स दोनों मुकाबिल पोल्स की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं। अब हर सेट में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है और हर क्रोमोसोम अब भी 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। टीलोफेज 1, क्रोमोसोम्स दोनों अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स लंबे हो जाते हैं, उनके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नमूदार होती है और 2 न्यूक्लियाई मुकम्मल बन जाते हैं। इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस होती है और 2 सेल्स बन जाते हैं। अब हम मियोसिस 2 का जिक्र करेंगे। ये भी माइटोसिस की तरह ही होती है। इस दौरान मियोसिस 1 के नतीजे में बनने वाले सेल्स फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 के मराहिल से गुजरते हैं, जिसके इख्तिताम पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इन सेल्स में हर एक के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम से निस्फ होती है। ये सेल्स मामूली तब्दीलियों के बाद स्पोर्स या गैमेट्स में तब्दील हो जाते हैं। आइए अब दोबारा मिस समरीन के पास चलते हैं, जहां वो हमें मियोसिस की तमाम स्टेजेस की वजाहत करेंगी। अब हम मियोसिस को समझने की कोशिश करते हैं। मियोसिस तमाम जानदारों में जिनसी तौलीद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वक्त होती है और सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में होती है। इसमें क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये प्रोफेज 1 का है। इस प्रोफेज का दौरानिया माइटोसिस की प्रोफेज से लंबा होता है और इसको मज़ीद 5 मरहलों में तकसीम किया जाता है। इस प्रोफेज 1 में सबसे अहम बात क्या होती है कि साइनेप्सिस होता है। अब साइनेप्सिस क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेंथ वाइज पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि लंबाई के रुख में जोड़े बना लेते हैं। इसमें दूसरी अहम बात क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बने हैं उनके कुछ सेगमेंट्स की एक दूसरे से बाहमी तबादला होता है या एक्सचेंज होता है। इसमें भी वही पहले वाले इवेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम की कंडेंसेशन या कॉइलिंग का अमल जारी रहता है। इसके बाद हम मेटाफेज पे आते हैं, मेटाफेज 1 पे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अकेले नहीं बल्कि होमोलोगस बाइवेलेंट्स की सूरत में होते हैं। जो उन्होंने पेयर्स बनाए थे यहाँ पे भी वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये एनाफेज 1 का है। एनाफेज में क्या होता है कि फाइबर सिकुड़ने और छोटे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अब जो क्रोमोसोम बाइवेलेंट बना था ये स्प्लिट हो जाएगा या टूट जाएगा और ऑपोजिट पोल्स की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं
इसमें टीलोफेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो चुका है और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में 2 सेल्स बन चुके हैं। ये 2 सेल्स जो बने हैं ये अब मियोसिस 2 में से गुजरेंगे। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल के डिवीजन के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो कि आखिर में गैमीट्स या स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, मियोसिस 1 में एक सेल ने डिवाइड किया जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिनमें क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो गई पेरेंट सेल के क्रोमोसोम से। अब हम मियोसिस की स्लाइड देखते हैं ताकि मियोसिस भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेल्स, डिफरेंट सेल्स जिनमें डिफरेंट स्टेजेस हो रही हैं। इसमें आप ये वाला स्टेज देखें जो कि लेट टीलोफेज की है और ऑलमोस्ट सेल जो है वो डिवाइड हो चुका है। 2 न्यूक्लियस दोबारा से बन चुके हैं और सेल फरंग के ज़रिए डिवाइड हो रहा है। अब आप अपनी नोटबुक्स में इस स्टेज की भी डायग्राम ड्रॉ कर लें। अब हम माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान बुनियादी फ़र्क को वाज़ेह करते हुए इन दोनों की अहमियत को जानने की कोशिश करते हैं। माइटोसिस तमाम अक़साम के सोमैटिक सेल्स में होती है। माइटोसिस के नतीजे में बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में थी। इस तरह किसी जानदार के जिस्म में मौजूद तमाम सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद मुस्तकिल रहती है। जानदारों में ज़ायगोट से बलूगत तक नशोनुमा का अमल और मुख्तलिफ टिश्यूज़ की तोड़ फोड़ की मुरम्मत का काम माइटोसिस के ज़रिए होता है। पौधों और जानवरों में गैर जिनसी तौलीद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। मसलन हाइड्रा में बडिंग के ज़रिए नए हाइड्रा बनने का अमल भी माइटोसिस के ज़रिए ही होता है। पौधों में पोटैटो ट्यूबर्स के ज़रिए नए पौधे बनना, केले के दरख्त में तने से नए पौधों का बनना और ब्रायोफाइलम के पत्ते के किनारों पर नोड्स से नए पौधों का फूटना, ये सब माइटोसिस के ज़रिए होता है। माइटोसिस के ज़रिए बनने वाले जानदारों का जेनेटिक मटीरियल वही होता है, इसलिए ये हूबहू एक जैसे होते हैं और इनमें किसी किस्म का तनव्वो यानी डाइवर्सिटी नहीं होती। मसलन अगर केला कम मीठा है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स का फल यानी केले तमाम उसी जायके के होंगे। मियोसिस सिर्फ गैमेट या स्पोर बनाने वाले हिस्सों, मसलन पौधों के एंथर की पोलन सैक्स में या ओव्यूल के अंदर होती है। इसी तरह जानवरों में तौलीदी आज़ा के अंदर गैमेट्स बनाते वक्त मियोसिस होती है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ हो जाती है। अगर गौर करें तो मालूम होगा कि जब 2 निस्फ तादाद वाले क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल नर और मादा गैमेट्स आपस में जम होते हैं और ज़ायगोट बनाते हैं तो ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। अगर मियोसिस ना हो और जिनसी तौलीद के दौरान 2 डिप्लॉयड गैमेट्स आपस में मिलें तो इस तरह से जो ज़ायगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाएगी और इस तरह हर नस्ल के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पिछली नस्ल के जानदारों के क्रोमोसोम्स से दुगनी होती जाएगी। ये बात उसूल कुदरत के खिलाफ है। हर नौ यानी स्पीशीज में क्रोमोसोम्स की तादाद
वही बरकरार रहती है जो उसके लिए कुदरत ने मुतय्यन कर रखी है। मियोसिस के ज़रिए नर और मादा गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, जो इनकी फ्यूजन के बाद बहाल हो जाती है। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और साइनेप्सिस होता है, तो क्रोमेटिड्स में आपस में जेनेटिक मटेरियल का तबादला होता है, जिससे जानदारों में नए नए खवास पैदा होते हैं। ये जानदारों में तनव्वो डाइवर्सिटी का सबब बनते हैं। आपने देखा होगा कि वालिदैन के बच्चे उनसे थोड़ा बहुत मिलते भी हैं और उनसे थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी होते हैं, और वालिदैन की तमाम औलादें एक दूसरे से अमूमन मुख्तलिफ होती हैं। ये डाइवर्सिटी ही अमले इर्तक़ा यानी एवोल्यूशन की बुनियाद फराहम करती है। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का प्रोग्राम भी आपकी किताब के दूसरे चैप्टर यानी ज़िंदगी की तंजीम से था। इस प्रोग्राम में हमने आपको माइटोसिस और मियोसिस के तमाम मराहिल समझाए और इसके अलावा इन दोनों सेल डिवीज़न के दरमियान बुनियादी फ़र्क की भी वजाहत की। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अर्शिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।